हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम जो है लैंग्वेज एंड थिंकिंग जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, लैंग्वेज और थिंकिंग जो टॉपिक है इससे जो है सीडीपी हो और हिंदी की जो लैंग्वेज पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो करीब इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो हम भाषा की बात कर लेते हैं कि भाषा जो है एक तो बातचीत का माध्यम है। मतलब कि हमारी जो विचार हैं, हमारे अनुभव हैं, उनको आदान प्रदान करने का एक साधन है। क्योंकि भाषा के बिना हमारे विचार जो हैं, हमारे अनुभव हैं, उनको हम साझा नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर पाते। तो भाषा के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। और भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है, ठीक है। क्योंकि भाषा के बिना अपने विचारों को जो है आदान प्रदान संभव नहीं होता। हम समाज में रहते हैं तो अपने अनुभव और विचार जो है भाषा के द्वारा ही आदान प्रदान कर पाते हैं, ठीक है। अब भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। अब मौखिक भाषा जो कि हम बोलते हैं, ठीक है, जो शब्द हमारे भाषा के द्वारा बोलते हैं वो होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिसको हम लिख सकते हैं। और जो सांकेतिक भाषा होती है, जो होती है कि जैसे कि लंगड़े, जैसे कि बहरे गूंगे व्यक्तियों के लिए जो साइन लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है, तो वो होती है सांकेतिक भाषा। जैसे कि आपने अभी जो है रोड साइड पे रेड ट्रैफिक सिग्नल पे भी देखते हैं, रेड लाइट जो होती है तो हम रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट होती है तो हम चल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है? सांकेतिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके के जो रोड पर एरो बने होते हैं इस तरीके से, और उस पर वहाँ पे जो है लिखा होता है, जैसे कि दिल्ली लिखा दी रहता है, तो इस तरीके से तो एरो ये साइन लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाषा का स्वभाव एवं क्रम। देखिए, भाषा का स्वभाव और क्रम की अगर हम बात करें तो भाषा का जो स्वभाव और क्रम है उसका मनोवैज्ञानिक क्रम, मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सारे मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के जो क्रम बनाया है वो है LSRW अंग्रेजी में, और हिंदी में है सुबोपाली। मतलब कि LSRW का मतलब है L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। मतलब कि पहले जो है बच्चा सुनना सीखेगा, उसके बाद बच्चा बोलना सीखेगा, उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखेगा और अंत में लिखना सीखेगा। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है जब बोलना नहीं जानता, 4 महीने 6 महीने का होता है, तो हम उसके पास में जो आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ को सुन करके उस तरफ देखता है जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है। तो पहले क्या करता है? वो सुनता है, फिर उसके बाद उस आवाज़ के सहारे वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। फिर जब बोलने लग जाता है तो फिर वो स्कूल जाने लगता है। तब वहाँ पे वो पहले पढ़ना सीखता है कि जैसे कि इस अक को क्या बोलते हैं? कै, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? खे। तो पहले पढ़ना सीखता है, फिर इसको लिखना सीखता है अंत में, ठीक है। तो ये इसका मनोवैज्ञानिक क्रम है LSR और W। लेकिन वहीं पे एक अन्य वैज्ञानिक है मारिया मांटेसरी। इस मारिया मांटेसरी वैज्ञानिक ने क्या किया था? इन्होंने जो है इसका क्रम LSRW की जगह LSWR कर दिया, मतलब R को पहले रख दिया। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो पहले सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, नहीं पढ़ना नहीं, उसके बाद वो राइटिंग सीखता है और उसके बाद वो रीडिंग सीखता है। यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गई लिखने में, तो यहाँ पे पहले राइटिंग सीखता है उसके बाद रीडिंग सीखता है, ठीक है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई गलती से, तो यहाँ पे पहले W राइटिंग लिखना सीखेगा और उसके बाद रीडिंग पढ़ना सीखेगा, ऐसा बताया मारिया मांटेसरी ने। लेकिन मारिया मांटेसरी के अलावा और जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसका क्रम LSRW बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाषा के भाग या रूप। मतलब कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं। जब हम सीखते हैं तो भाषा का कौन कौन सा रूप हम सीखते हैं, तब जाके हम जो एक वाक्य बोल पाते हैं। तो भाषा का पहला भाग या रूप है स्वनिम, फोनिम। मतलब कि जो ध्वनि है, जो हम वर्ड बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है स्वनिम, फोनिम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि एक एक वर्ड जो एक एक जो फोनिम होता है ध्वनि का, ए, कै, चे, जे, फे, ये वर्ण जो है ये क्या है? स्वनिम है, ध्वनि की छोटी इकाई है सबसे, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है रूपिम। अब क्या बन जाता है? ये वर्ड बन जाता है रूपिम
मॉर्फिम, शब्द का छोटा रूप। मतलब कि यहाँ पे तो क्या है, पहले ए कै चे, ये तो क्या है, वर्ण है। यहाँ पे ये कब क्या बन गया, वर्ड बन गया, शब्द का छोटा रूप बन गया। तो पेन हो गया, कॉपी, राम, या फिर किसी का नाम हो गया, तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, वर्ड हो जाता है। ठीक है, शब्द का छोटा रूप। अब आता है वाक्य विन्यास, सेंटेंस अरेंजमेंट। तो कैसे, भाषा के नियम के थ्रू, भाषा के नियम के थ्रू, जैसे कि आपने सुने होंगे कारक, तो कारक के थ्रू या फिर जो है संज्ञा के थ्रू, सर्वनाम के थ्रू जो वाक्य विन्यास है वो किस तरीके से होता है। जैसे कारक के थ्रू कि कर्ता ने, तो राम ने कोई कार्य किया, तो उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद में आता है कर्म को, क्या कर्म किया, राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो राम कर्ता हो गया, ने उसके पीछे लग गया, कर्म क्या है, पुस्तक को पढ़ा, तो को लग गया। तो इस तरीके से जो है भाषा के नियम जो होते हैं, जैसे कारक के नियम हो गए, संज्ञा के नियम हो गए, सर्वनाम के नियम है, विशेषण के नियम है, तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं जो वाक्य को अरेंजमेंट करते हैं, सेंटेंस को हम अरेंजमेंट करते हैं। तो अब ठीक है, अगला है अर्थ विन्यास। अब सिमेंटिक अरेंजमेंट या मीनिंग अरेंजमेंट, वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ, मतलब जो कोई भी एक सेंटेंस है उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि सही अर्थ कब निकलेगा, जब एक सेंटेंस में जो है भाषा के नियमों का सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, सबका अगर अच्छी तरीके से प्रयोग होगा तो वो वाक्य का अर्थ विन्यास, जो वो वाक्य क्या होगा, सार्थक होगा। ठीक है, जैसे कि मोहन के पास एक पुस्तक है, तो ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सार्थक है, सही अर्थ निकल रहा है इसका, मोहन के पास एक पुस्तक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मोहन के पास है एक पुस्तक, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है भाषा के नियम के हिसाब से सही नहीं है। भाषा का नियम में जो क्या कहता है कि पहले कर्ता आता है, फिर जो है उसके बाद में कोई भी संज्ञा सूचक शब्द आ जाता है, इसके बाद फिर कर्म आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, पहले देखिए क्रिया आ गई बीच में ही है, एक क्या है, सहायक क्रिया है, तो क्रिया बीच में आ गई, जबकि क्रिया कहाँ आती है, बाद में, अंत में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होता है वाक्य का अर्थविन्यास। ठीक है, अब है CRT। देखिए एक CRT एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है। CRT का मतलब होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें फिक्स परसेंटेज होता है, मार्क्स होता है, या तो फिक्स परसेंटेज होंगे या फिर फिक्स्ड मार्क्स हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको 12th में या 10th में जब बोर्ड की एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको वहाँ पर कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए, 33%। तो ये क्या हो गया, क्राइटेरियन, मतलब कि क्राइटेरिया है, फिक्स है कि इससे ऊपर आपको एलिजिबिलिटी है, उससे कम आपको एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो 12th के लिए आपको 33 मार्क्स जो परसेंट मार है वो मार्क्स ज़रूरी है पास होने के लिए। इसी तरीके से CTET की बात करें तो CTET में जो है आपको 60% मार्क्स चाहिए। अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में आए हैं आप तो आपको 60% मार्क्स जो है एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राइटेरियन रेफरेंस, मतलब एक क्राइटेरिया तय कर दिया कि आपको 10 में से पास होने के लिए कम से कम 4 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम में फिक्स है कि आपको करीब करीब जो है 40% नंबर आपको होने चाहिए। अगर आपके 40% नंबर से कम है तो आपकी कॉपियाँ जांच नहीं होती, कुछ पेपर्स में ऐसा होता है एग्जाम्स में। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा होता है NRT। NRT का मतलब होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मतलब इसमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है। जैसे कि मेरिट बनती है आपकी, चाहे रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो सिलेक्शन लेगा मेरिट बेस्ड पर जिसकी मेरिट बेस बनती है। जबकि CTET आपका एक एलिजिबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। जबकि NRT है जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, उसमें आपको जो है मेरिट बेस्ड पर हाई स्कोर पर सिलेक्शन होता है। जैसे कि नीट की एग्ज़ाम हो गए, JEE की एग्ज़ाम हो गए, जिसकी ज़्यादा मार्क्स है उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाषा के सिद्धांत की। देखिए भाषा का पहला सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता से क्या मतलब है कि आप कितना अपने आप पर जो है, आपकी जिह्वा है, तालु है, होठ है, दांत है, और आपका जो स्वर यंत्र लैरिंग्स है जो कंठ में होता है, उस पर आपका कितना नियंत्रण है,
कि आप जो किसी शब्दों को, किसी वाक्य को कितना अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। अगर आप अटक अटक कर बोलते हैं या तुतला कर बोलते हैं तो आपकी जो है परिपक्वता नहीं है भाषा के सिद्धांत में, आपकी जो भाषा पर परिपक्वता नहीं है। आप जो भाषा को कितना अच्छा बोल पाते हैं, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को कितना अच्छी तरीके से आप आदान प्रदान कर पाते हैं, तो वो होता है परिपक्वता की। भाषा पर आपकी कितनी परिपक्वता, कितनी ज़्यादा पकड़ है भाषा पर। ठीक है, अगला है अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है किसी वस्तु को से जोड़कर बताना। जैसे कि आपको बताया कि ये पानी है, तो वस्तु आपको सामने दिखा दी और आपको वर्ड दे दी, बता दिया कि ये है पानी, तो वहाँ पे आपको क्या कर दिया, रिलेटेड कर दिया, आपने उस वस्तु को उससे जोड़ दिया। ठीक है, तो वस्तु का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या किया जाता है, मूर्त रूप से जो उसको सिखाया जाता है। मूर्त रूप से कैसे बच्चे को सिखाया जाता है कि ये क्या है, एक पेन है, बच्चे को पेन दिखाया जाता है और फिर बोला जाता है कि ये पेन है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको समझ जाएगा कि ये एक पेन है। उसी तरीके से बच्चे से कहा कि ये एक बोतल है पानी की, ये एक गिलास है, तो बच्चे को मूर्त रूप से सिखाई जाती है, उस मूर्त वस्तु से सिखा करके, दिखा करके जो बच्चे को सिखाया जाता है, तो बच्चा उस वस्तु से जो है जल्दी सीख जाता है। ठीक है, अगला है अनुकरण का सिद्धांत, नकल का, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। मतलब कि जो बच्चा है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा जो अपने से बड़ों की, मतलब माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परिवार में चाचा चाची हैं, ताऊ ताई जी हैं, तो उन सब का अनुकरण करता है। परिवारजन, अपने दोस्त रिश्तेदार जो हैं, अपने जो पड़ोसी बच्चे हैं, उनका अनुकरण करता है कि वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के खिलौनों से खेलते हैं, तो बच्चा उनका क्या करता है, अनुकरण करता है। ठीक है, ये है अनुकरण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा भाषा टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं चिंतन टॉपिक। आज हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे एक साथ। ठीक है, अब देखिए चिंतन क्या होता है, थिंकिंग की बात करते हैं। जब भी हम किसी समस्या आती है हमारे सामने, कोई समस्या जब हमारे सामने आ जाती है, तो हम उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान। और समाधान करने के लिए हमारे जो मस्तिष्क है, इसमें क्या चलेगा, एक थिंकिंग प्रोसेस, एक सोचते हैं, हम विचार करते हैं कि समस्या का हल कैसे करें। तो जो प्रोसेस चलता है हमारे विचार दिमाग में, उस विचार को जो उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है, थिंकिंग कहलाता है। और चिंतन का जो आरंभ कब से होगा, चिंतन शुरू कब से होता है, जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है। अब आपके सामने सीटेट की समस्या है, तो सीटेट की समस्या है तो आपके मस्तिष्क में क्या आ रहा है, थिंकिंग आ रहा है, आप विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सीटेट का सिलेबस कहाँ से लें, इसका कोर्स कहाँ से लें, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें। तो ये क्या है, एक थिंकिंग है। और जब आपका सीटेट एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आप पेपर पास कर लोगे, आपके सीटेट एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो आपकी समस्या क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो समस्या जो कहाँ से तो जो है चिंतन है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, समस्या जहाँ से उत्पन्न हुई। अब आपकी सीटेट की समस्या से लेकर के आपके सीटेट के रिजल्ट तक आपकी ये समस्या रहती है, क्योंकि जब सीटेट का पेपर आपका पास हो जाएगा तो आपकी समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान। तो आपकी थिंकिंग जो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम चिंतन के प्रकार, कि चिंतन कितने प्रकार का होता है। देखिए चिंतन जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। पहला है स्वैलीन चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। सौम्य लीन रहना, मतलब कि ऐसी ऐसी कल्पना करना जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना, आत्माओं के बारे में सोचना। रात में बहुत से व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि ऐसे भूत आ जाए मुझे डरा दे। तो इस तरीके से जो अमूर्त चीज़ें हैं, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता वास्तविक, जिनको साइंस नहीं मानती है, उन चीज़ों के बारे में सोचना, क्या विचार करना, क्या कहलाता है, ऑटिस्टिक थिंकिंग, स्वैलीन चिंतन कहलाता है। ठीक है, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग, जिन चिंतन का संबंध जो वास्तविकता से होता है। मतलब जो अगर हम सोचते हैं कि मेरा सीटेट के एग्ज़ाम जो मैं इस तरीके से तैयारी करूं और मेरा सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो ये क्या होता है, एक वास्तविकता के बारे में सोचना कि हो सकता है ऐसा, एक बार में नहीं तो 2 बार में हो जाएगा, लेकिन आपका सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाएगा, जो कि आपकी वास्तविकता से संबंधित है। ठीक है, अब यथार्थवादी चिंतन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए। पहला है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है संकीर्ण, मतलब छोटी सोच का। अभिसारी चिंतन है, इसमें क्या होती हैं,
जो भी सारी समस्या होती हैं वो एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, मतलब कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान सिर्फ एक ही है। अब सीटेट की एग्ज़ाम है तो सीटेट की एग्ज़ाम को क्या करोगे आप, एक आपके सामने क्या है कि एक एग्ज़ाम है, आपको उसको पास करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, KVS, DSSB, NVS, इन सब एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, इन सब एग्ज़ाम को दे पाओगे। तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, एक सीधा कि सीटेट के एग्ज़ाम को पास करना है, तब हम इन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो ये इसका हल क्या है, सिर्फ एक। इसका जो समस्या का समाधान क्या है, सिर्फ एक ही समाधान है कि सीटेट के एग्ज़ाम को पास करो तो आप जो है DSSB, NVS, KVS के एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो आपके पास एक ही समाधान है, और कोई समाधान नहीं है इन DSSB, KVS के एग्ज़ाम में बैठने का। तो जिन समस्याओं का एक ही समाधान होता है वो आती हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो इसका क्या है, एक ही समाधान है और कोई जवाब नहीं है, ठीक है। और जिसका जवाब जो है एक सीमित शब्दों के अंदर हो, जैसे 10 शब्दों के अंदर हो, 5 शब्दों के अंदर, लेकिन वो सीमित हो। आपसे जब भी वही सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब क्यों जो क्या है वो बदले नहीं, उसका जवाब सिर्फ एक ही रहे, इनसाइड द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के लिमिट के अंदर तक रहे, तो वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, ठीक है। अगला है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, मतलब कि जिसमें समस्याएं जो हैं एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, और जो समस्या का समाधान है वो एक ना होकर के बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि इसमें आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है बच्चे को, एक गिफ्टेड बच्चे, जो एक प्रतिभाशाली बच्चा है, उसकी तरह सोचना पड़ता है। अब जैसे कि आपसे कोई ये पूछे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप दिल्ली में कहेंगे कि दिल्ली में जो क्या है, लाल किला है और इंडिया गेट भी है। दिल्ली में जो जो चीज़ें हैं आपको देखने के लिए, वो सारी चीज़ें आप उसकी विशेषता कर दोगे कि दिल्ली में मेट्रो चलती है, कितनी चलती हैं, तो आपको दिल्ली में जो किस तरह की सिटी है, तो वहाँ पे आपको क्या है, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से आपसे किसी और शहर के बारे में या फिर किसी और स्टेट के बारे में पूछा जाए तो भी आप वर्णन कर दोगे। तो जहाँ पे आपको जो है ज़्यादा चीज़ें वर्णन करने की बात हो, मतलब विस्तृत चीज़ों के बारे में पूछे, तो वहाँ पर आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब जिसका जो है समस्या का समाधान बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वर्णन करना हो, तो जिसमें किसी बॉक्स के अंदर लिमिट नहीं हो, सीमित नहीं हो, तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, मतलब किसी व्यक्ति हो चाहे कोई जगह हो, उसकी क्या हो गुण, उसमें अच्छी बात और उसके दोष दोनों को क्या करना है, स्वीकार करना, कि कोई भी व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण कौन कौन से हैं और बुरे गुण कौन कौन से हैं, उन सबको स्वीकार लेना ही क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। सही और बुरे गलत का डिसीजन लेने का निर्णय, जैसे कि हिंज की एक स्टोरी थी जिसमें सही और गलत जो है निर्णय लेने का एक सिद्धांत था, ठीक है। अगले हैं चिंतन के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कॉन्क्रीट थिंकिंग, मतलब मूर्त चीज़, बच्चे को जो है मूर्त चीज़ दिखा करके उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, बच्चे को दिखाए कि ये क्या है। जैसे कि हमने बच्चे को एक पानी की बोतल दिखा दी और बच्चे से पूछा कि अब ये बताओ ये पानी का रंग कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, तो उसने जब उस पानी के बारे में सोचा तो वो देख करके सोच रहा है, मूर्त रूप से उस चीज़ के बारे में देख करके सोच रहा है। तो ये है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ये चिंतन निम्न स्तर का होता है, ठीक है। अगला है प्रत्यात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त थिंकिंग, अमूर्त विचार, अमूर्त चिंतन, जिसमें बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं है लेकिन उसके बारे में उससे विचार करवाना। जैसे कि हमने पानी को बच्चे के सामने नहीं लिया और हमने उस पानी के बारे में पूछा बच्चे से कि पानी कैसा होता है, पानी का रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, या फिर बच्चे से हमने पूछा कि साइकिल की विशेषता क्या है, तो बच्चे ने अमूर्त चीज़ में बताई कि साइकिल में एक टायर पीछे, एक दो टायर होते हैं, एक आगे एक पीछे, एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए, एक सीट होती है और एक पीछे के बैठने के लिए कुछ या फिर कुछ सामान रखने के लिए होता है। तो बच्चे को बिना चीज़ दिखाई उसके बारे में पूछना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। अगला है काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग,
पूर्व अनुभव, जैसे कि हमारे पिछले अनुभव जो थे, हमने जो अनुभव सीखे उसके आधार पर, हम मान लीजिए हमने साइकिल चलाना सीख लिया, और अगर हम कल्पना करें कि शायद हम बाइक चलाना नहीं जानते और हम सोचते हैं कि हम बाइक को इस तरीके से चला सकते हैं, तो हमने क्या किया कि कुछ मिलती जुलती चीज़ों से हमने पूर्व अनुभव से नई चीज़ के बारे में कल्पना की कि हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो वो होता है इमेजिनरी थिंकिंग। ठीक है, अगला है तार्किक चिंतन। लॉजिकल थिंकिंग मतलब कि किसी वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना। जैसे कि अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो 2 + 2 4 होता है, ये क्या होता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो लॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत जैसे कि मैथ्स की चीज़ों को सॉल्व करना, एड्स हो गया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, तो ये चार चीज़ें जो होती हैं लॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत आती हैं। और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उस चिंतन का सर्वोच्च स्तर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा लैंग्वेज और जो थिंकिंग टॉपिक दोनों जो है समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे हिंदी की पेडागोजी हो चाहे सीडीपी हो, तो आपको ये टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।